हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 के साइंस का मॉडल पेपर का पहला सेट। साइंस के मॉडल पेपर का पहला सेट लेके आया हूँ और इस सेट में टोटल क्वेश्चन आपको VVI टाइप के मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में, और वीडियो को ना स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। टोटल क्वेश्चन आपको VVI मिलने वाले हैं। ठीक, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल ये है, अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इनको क्या करते हैं हम लोग छोटा कर लेते हैं इनको। चलिए ठीक है, हो गया। अगला सवाल ये कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। में क्या संबंध है ये बोल रहा है कि फोकस दूरी दर्पण, कोई भी ये दर्पण है उनकी फोकस दूरी F है, वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। इन F और R में क्या संबंध है ये बताना है। तो फार्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो इनका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। F बराबर R/2। F और R में क्या है, संबंध है। ठीक है, F और R में तो बहुत जगह संबंध है, ये तीनों ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में संबंध ही संबंध है। ठीक, लेकिन सही संबंध ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब F बराबर R/2। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ये सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी यदि पूछे तो वो होता है अनंत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, इनको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा है। ये लीजिए, हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। ऑप्शन है बैगनी, लाल, सॉरी बैगनी, नीला, लाल, पीला। 4 ऑप्शन है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल। मतलब लाल रंग जो है ना वो क्या होता है, सबसे कम झुकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये है, थोड़ा सा इनको बड़ा करते हैं। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि का मतलब प्रतिबिंब। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, प्रतिबिंब होती है, कैसी होती है। ऑप्शन है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। आप लोग याद रखिएगा, किसके कारण होता है प्रकाश का रंग नीला, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब आते हैं सवाल नंबर 7 को लेकर के। सवाल नंबर 7 ये है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण से, तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये है, बहुत बड़ा है, इनको छोटा करना पड़ेगा।
चलिए हो गया, आप लोग को थोड़ा छोटा दिखेगा, थोड़ा सा ये करके आप लोग देख लीजिएगा। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को जो ठीक करता है, ठीक, वो कौन सा लेंस है ये पूछ रहा है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करता है कौन सा लेंस? तो वो करता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा करते हैं इनको। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मीटर, ये जनरेटर और वोल्टमीटर। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, तो ये सवाल ये था निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो वो होगा गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, मतलब प्रतिपादित मतलब किसने वो नियम दिया। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑर्टन, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा मैक्सवेल ने। मतलब दाएं हाथ के अंगूठे, याद रखिए, वो किसने दिया था नियम? वो दिया था मैक्सवेल ने दिया था। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ये है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 12 को लेकर। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के संयोजन से प्रतिरोध का मान क्या होता है? वो बढ़ता है। तो याद रखिएगा, इनका होगा ए। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक होगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 0.36 गुना 10 पर पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। तो इनको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा इनको। अब आते हैं सवाल नंबर 16 को लेकर। सवाल नंबर 16 ये है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, सवाल ये है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं हम लोग अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं।
और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इनको याद रखिएगा। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी, याद रखिएगा इनको। अब आते हैं सवाल नंबर 17 को लेके। सवाल नंबर 17 ये है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? वर्ण का मतलब रंग, वर्ण का मतलब याद रखिएगा, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? तो रंग होता है। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है रंग, याद रखिएगा इनको। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण अर्थात रंग कौन है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, उपयुक्त, सभी। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी। ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, नीला, हरा। इनको याद रखिएगा, हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। ह नीला, ह नीला मतलब ह से हरा, नौ से ये नौहर से नीला, ठीक है, और ला से लाल। ठीक है, याद रखिएगा ह नीला प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ह नीला याद रखिएगा, मतलब हरा, नीला और लाल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 18 को लेके। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आइरिस। आइरिस जो होता है हमारे आँख के अंदर, वो होता है रंगीन भाग होता है। क्या होता है? आँख के अंदर रंगीन भाग होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि 1 HP मतलब 1 अश्व शक्ति, इनको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। ठीक, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 740 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550 वाट। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 740 वाट। 1 HP बराबर होता है किन के बराबर होता है? तो 740 वाट के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 ये कह रहा है कि विशालक शीशा अर्थात मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, विशालक शीशा होता है मतलब, अब देखते हैं ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। विशालक शीशा, अवतल लेंस को हम लोग विशालक शीशा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। इनका ये अवतल लेंस का 3 नाम है, विशालक शीशा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं सवाल नंबर 21 को लेके। सवाल नंबर 21 ये कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। अब ये सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सवाल है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है अर्थात बहती है तो गतिशील कण है कौन है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जब तार से किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसमें प्रभावित होता है तार में। ठीक है, तो इनको याद रखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तार से प्रभावित होती है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 ये है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, ऑप्शन है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से किसी का नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 को लेके। सवाल नंबर 23 ये है, इनको थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड, जूल गुना सेकेंड, और ये क्या है? सेकेंड प्रति जूल, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड जो है ना वो 1 वाट के क्या है? बराबर होता है, याद रखिएगा इनको। अब आते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 ये है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट।
इनका जो सही आंसर होगा वो होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है, क्या है, एम्पियर है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 25, मतलब 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ऑप्शन है O2, NH3, CO2, NH2। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, तो CO2 यूज करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 ये है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उपचयन। मतलब शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 27 को लेके। सवाल नंबर 27 ये है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्माक्षेपी होगा। कौन सा होगा, उष्माक्षेपी होगा, इनको याद रखिएगा। जब हम लोग काली चूना पे जल डालेंगे तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया काम करता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया काम करता है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 को लेके। सवाल नंबर 28 ये कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है Cu, Hg, Ag, Au। तो इनमें से, इन चारों में से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है Cu। कौन है, तो Cu है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ये है, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH का होल 2। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ये होता है चूना जल का रासायनिक सूत्र। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 30। 30 को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 30 ये कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। ऑप्शन है 11, 10, 5, A, B दोनों। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा A, B दोनों, मतलब 11 और 10। जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो 11 और 10 क्या होता है, दोनों होता है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में यदि दोनों मिले तो दोनों में टिक लगाए, ये दोनों में क्या करना है, दोनों सही होगा। यदि आपको 11 मिले, यदि यहाँ पे 10 नहीं है, यदि आपको 11 मिले तो 11 में से टिक लगाइए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 ये है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। कार्बन कार्बन के बीच जो होते हैं सहसंयोजन जो बंधन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनको याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 32। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सुंदर सा सवाल है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन है C6H12O6, C3O ये COOH, CH3 CHO, CHCl3। इनका जो सही आंसर होगा, ग्लूकोज का जो सही सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। इनका क्या होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 इनका क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इनको याद रखिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 33वां नंबर सवाल। 33वां नंबर सवाल ये है कि उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन है साबुन, अनमार्जक, ठीक है, अपमार्जक होता है, प्लास्टिक, रबर। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा साबुन। 33 का क्या होगा, साबुन सही होगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 34।
ये है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 35 को लेके। सवाल नंबर 35 ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है, वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा घटती है। हम लोग जब किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? वो घटेगी। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी? परमाणु त्रिज्या वो घटेगी, याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 36 को लेकर। सवाल नंबर 36 ये है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इनको हम लोग क्या करते हैं? सजा के आपको बताते हैं। 4 धातु हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी और एक है उधर हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दिख गया? देखिए इनको ना सजाने की कोशिश करते हैं, अधातु के अनुसार हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सजाते हैं वो बता रहे हैं आपको। Li, ठीक है, और उनके बाद होगा Be, उनके बाद होगा C, उनके बाद होगा O, उनके बाद होगा F। मतलब हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C क्या होगा? वो सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़ते क्रम में धातु को सजाया है। सवाल नंबर 37, सिलिकॉन क्या है? आप लोग बताइए सिलिकॉन क्या है। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा। हम ना ये थंबनेल में लिखे भी हैं कि दम है तो 50 सवाल में से 45 का जवाब दीजिए। ठीक है, तो आप लोग ना अपने आप को चेक कीजिएगा कि 50 सवाल में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा 50 में से 45 सही है, या फिर 40 सही है, या फिर 49 सही है, या फिर 51 सही है, 52 सही हो भी सकता है, 50 में से 52 भी सही होता है। ठीक है, तो मजाक किया आप लोग से। देखते हैं सवाल ये है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें, सिलिकॉन जो है ना एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 ये है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन है सी मतलब कार्बन, Cl मतलब क्लोरीन, Na मतलब सोडियम, और P मतलब फास्फोरस। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा Na मतलब सोडियम। सोडियम का जो ये होता है, मतलब ये विद्युत क्या होता है? धनात्मक तत्व है। सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 40वां नंबर सवाल लेके। 40 नंबर सवाल ये है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया वो किया गया है उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 ये है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में हम लोग क्या करते हैं? डुबा के रखते हैं। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सोडियम को। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 ये है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयुक्त सभी। तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? उपयुक्त सभी। मतलब सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाया जा सकता है, और इजी सर्फ भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 42 को लेकर। सवाल नंबर 42 ये है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लेटिनम। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? छोटा करते हैं। कुछ लिखा हुआ वहाँ पे जो नहीं दिख रहा है हम लोग को, ये हो गया छोटा। ठीक है, और है क्या? और तो नहीं है। ठीक है, ये है निम्नलिखित में से
किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा CNG का। देखिए LPG गैस का हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, जो अभी हम लोग के घर में सिलेंडर है। बायोगैस का भी हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, कोयला का भी हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, लेकिन CNG का हम लोग क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 ये है कि 2Cu प्लस O2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2Cu प्लस है O2, उसके बाद है T2Cu, ओहो मिस्टेक हो गया। ये बोला है क्या, ये जो समीकरण आपको दिया गया है ये है कैसा है? ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीकरण है, विस्थापन है। ये कैसा समीकरण है? तो यहाँ से ना देख के ही पता चलता है कि ये जो है ना ऑक्सीकरण, ये कैसी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है ये समीकरण में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला जो समीकरण है, ये समीकरण क्या है? ये संतुलित नहीं है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 40। सवाल नंबर 40 ये है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? आप लोग पढ़े कि वो होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, जैसे पानी का पीएच मिलियन कितना पीएच मान होता है? कितना? 7 होता है। आप लोग याद रखिएगा, पीएच मान याद कर लीजिएगा आप लोग, वो मतलब काम देगा आपको एग्जाम में। अब देखते हैं 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है पढ़ेंगे, ऐसे ही बता देते हैं आपको। ऑप्शन सही ऑप्शन बता देते हैं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा CH3COOH। ठीक है, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 48। 48 नंबर से ये है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट अयस्क है किनका है? तो ये है एल्युमिनियम का। किनका है? एल्युमिनियम का है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 ये है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। आप लोग जवाब दीजिएगा, पोटेशियम का परमाणु संख्या है, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, आप लोग, हम एक ही सवाल छोड़ रहे हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, लेकिन बता दे रहे हैं। ठीक, इनका जो परमाणु संख्या होगा वो होगा 19 होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होगा? 19 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट सवाल। लास्ट सवाल ये है, 50वां नंबर सवाल है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है क्या? मेथोनिक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है, एथोनिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का जो ये IUPAC नाम होता है वो होता है मेथोनिक अम्ल होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको ये साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 आपको मैं पढ़ाया, और 50 सवाल टोटल में 50 सवाल आप लोग को पढ़ाया। 50 सवाल में से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 50 सवाल में से आपका कितना आप सही आंसर दिए हैं। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपसे उम्मीद है। और मेरे YouTube चैनल पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th के जितने सारे ये सब्जेक्ट हैं, सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलने वाले। सब्जेक्टिव का मैं व्यवस्था मतलब कर लिया हूँ, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।